के लिए पानी उबलने लगा तो मैंने कॉफी बनाकर प्याली में डाली। फ्रिज खोलकर अंग्रेजी चीज का एक टुकड़ा निकालकर काउंटर पर रखकर छुरी से उसका टुकड़ा काट रहा था कि बाहर कमरे में किसी के फौजी बूटों की आवाज आई। साथ किसी ने भारी भरकम आवाज में कहा, हेलो मेजर शरत। मुझे ऐसे लगा जैसी आवाज मेरे कानों ने पहले भी कहीं सुनी है। मैंने छुरी हाथ से रख दी और ये देखने के लिए खुले दरवाजे में से ड्राइंग रूम में कौन आ गया है किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी मैं किचन के दरवाजे में नहीं पहुंचा था कि अचानक एक फौजी वर्दी वाला आदमी किचन के दरवाजे में मेरे सामने आ गया। वो मुस्कुरा रहा था। हेलो मेजर शरत कहाँ है? उसका जुमला अधूरा रह गया क्योंकि उसने मुझे और मैंने उसे पहचान लिया था। वो पौंडीचेरी के टॉर्चर चैम्बर का वही कैप्टन जोशी था जिसने मेरे गाल पर निश्तर से लंबा जख्म लगाया था। हम दोनों अपनी अपनी जगहों पर ठिठक कर खड़े के खड़े रह गए और फटी फटी आंखों से एक दूसरे को तक रहे थे। ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का लम्हा था। ये कैप्टन जोशी के लिए भी जिंदगी और मौत का लम्हा था। मुझे पहचान लेने के बाद वो यकीनन इस नतीजे पर पहुंच गया था कि मैं ही वही कमांडो हूँ जिसने पौंडीचेरी में भारतीय जहाजों को तबाह करने के बाद अब अशोका होटल के एक कमरे को 6 जर्नैलों समेत से उड़ा दिया है। एक सेकंड के लिए हमने एक दूसरे को देखा, पहचाना और उसके साथ ही कैप्टन जोशी के मुंह से निकला, तुम? और उसका हाथ बेल्ट के साथ लगे पिस्तौल के होल्स्टर की तरफ गया। अगर मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो शायद वो कैप्टन जोशी के पिस्तौल के फायर से जख्मी होकर गिर पड़ता और वो उसे अपनी हिरासत में ले लेता, क्योंकि ऐसे आदमियों को जान से नहीं मारा करते, इनसे मिलिट्री पूछगिछ करनी होती है। लेकिन कैप्टन जोशी को मालूम नहीं था कि उसके सामने कौन खड़ा है। जब मुझे पौंडीचेरी में उसके पास लाया गया था तो मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे और वहशियाना तशद्दुद की वजह से मैं अधमुआ हो रहा था। लेकिन अब मेरे हाथ बंधे हुए नहीं थे और मेरे एक हाथ में छुरी भी थी जिससे मैं कोई चीज काट रहा था। मैंने कैप्टन जोशी को इतनी मोहलत ही न दी कि उसका हाथ होल्स्टर में से पिस्तौल निकाल सकता। मैं छुरी से उस पर वार नहीं करना चाहता था, इस तरह उसका खून मेरे कपड़ों पर लग जाता। मैंने उसके बाजू को नीचे पकड़कर जोर से ऊपर को झटका दिया। कैप्टन जोशी कोई जवान अफसर नहीं था, उधेड़ उम्र का हो चुका था। सिर्फ उसके तशद्दुद के नए नए तरीके इजाद करने की वजह से उसे फौज से रिलीज नहीं किया गया था। दूसरा बाजू मैंने खींचकर उसके गले में डाला और उसकी गर्दन अपनी बगल में लेकर इतनी जोर से ऊपर को झटका दिया कि कैप्टन जोशी की गर्दन की हड्डी टूटने की मुझे साफ आवाज सुनाई दी। मैंने सीधे हाथ की उंगलियों से उसकी लटकती हुई गर्दन को टटोला। उसकी हड्डी टूट चुकी थी। मैंने उसे छोड़ दिया। वो किचन के फर्श पर मुंह के बल गिरा। वो मर चुका था। मैं कैप्टन जोशी की लाश को मेजर शरत के कमरे में नहीं रखना चाहता था। मैं उसे बाजुओं से पकड़कर घसीटता हुआ जीने में से होकर ऊपर छोटे से स्टोर में आ गया। उसकी खिड़की दूसरी जानिब हेडक्वार्टर की दीवार के साथ बहते हुए गंदे नाले की तरफ खुलती थी। मैंने कैप्टन जोशी की लाश को खिड़की में से गंदे नाले में फेंक दिया। वहाँ अंधेरा था और सिविलियन आबादी वहाँ से बहुत दूर थी। इस काम से फारिग होकर मैंने नीचे आकर मुंह हाथ धोया और कॉफी की प्याली लेकर किचन वाली कुर्सी पर बैठ गया और उस जगह को गौर से देखने लगा जहां कैप्टन जोशी को मरने के बाद मैंने फर्श पर गिराया था। फर्श पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं था। मैं उठकर कमरे में आ गया। कमरे में भी हर शय उसी तरह अपनी अपनी जगह पर पड़ी थी। कैप्टन जोशी की लाश को अकबी नाले में फेंकना मेरी मजबूरी थी। मैं उसकी लाश को फौजी हेडक्वार्टर से निकाल कर नहीं ले जा सकता था कि उसे दूर किसी वीराने में या दरिया में जाकर फेंक देता। मुझे मालूम था कि जोशी की लाश गंदे नाले में गिरते ही डूब जाएगी और गंदे कीचड़ के साथ बहते बहते सुबह तक वहाँ से कहीं की कहीं निकल जाएगी। लेकिन लाश वहीं एक जगह कीचड़ में फंस कर रुकी रही और दूसरे दिन सुबह ही सुबह कैप्टन जोशी की लाश गंदे नाले से मिलिट्री पुलिस के आदमी निकाल कर ले आए।